प्रिय विद्यार्थियों, गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र नामक अध्याय का पहला भाग अपलोड कर दिया गया है। उसके आगे ये दूसरा भाग है। तो आप लोगों से ये कहना है कि जो लोग भाग 2 देखें उससे पहले भाग 1 अवश्य देखें, ताकि इससे पहले का ज्ञान भी उनको रहे और उसके आगे फिर इस जानकारी को प्राप्त करें। तो इसके पहले वाले वीडियो में गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान के अध्ययन का महत्व और गृह विज्ञान के तत्व, ये सब पिछले वीडियो में यानी कि भाग 1 में बताया गया है। अब उसके आगे हमारा है गृह विज्ञान का क्षेत्र। तो जैसा कि आपको हमने पहले भी चर्चा किया था आपसे कि गृह विज्ञान का जो क्षेत्र है वह बहुत ही व्यापक है। गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो अपने विषय के अंतर्गत सारे क्षेत्रों को समाहित किए हुए है। आपका जीवन एक तरह से पूर्णता की ओर ले जाने वाला विषय है कि आपको एक सर्वांगीण ज्ञान देता है। तो उसमें गृह विज्ञान के क्षेत्र का पहला पॉइंट है शरीर विज्ञान व स्वास्थ्य रक्षा। तो आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और अगर शरीर और मन स्वस्थ हैं तो किसी भी कार्य में या व्यवसाय में मन लगेगा, आप भली प्रकार कार्य कर सकते हैं और अपना योगदान परिवार और समाज को दे सकते हैं। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य की रक्षा, माने हम अपने स्वास्थ्य की कैसे देखभाल करें, इसके विषय में जानकारी प्रदान किया जाता है। दूसरा पॉइंट है विज्ञान। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत जैसे बहुत सारे, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इसका विभिन्न रूपों में अध्ययन करते हैं हम। जैसे कीटाणुनाशक विज्ञान, कीटाणुनाशन के क्षेत्र में हम जैसे रसायन विज्ञान का यूज करते हैं हम, और शरीर रचना में जीव विज्ञान का ज्ञान दिया जाता है। और भौतिक विज्ञान का तो हमारे घरेलू उपकरण जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे घर में पंखा है, कूलर है, फ्रिज है और वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, तो जो हम अपना कार्य सरल करने के लिए तमाम उपकरणों का यूज़ करते हैं, वह हमें भौतिक विज्ञान की जानकारी देता है। तो कुल मिलाकर के गृह विज्ञान में तीनों विज्ञान भी समाहित है, भौतिकी, जीव और रसायन, ये तीनों विज्ञान का ज्ञान भी देता है। अगला पॉइंट है भोजन एवं पोषण। तो भोजन मौलिक आवश्यकताओं में से एक है और पोषण के बारे में जानकारी, तो कौन सा भोजन हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है, क्या हमारे लिए हानिप्रद है। तो इस बात का विश्लेषण हम गृह विज्ञान के अध्ययन से कर पाते हैं। अगला पॉइंट है रोगी की परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा। तो परिचर्या का मतलब होता है देखभाल। परिचर्या का क्या अर्थ होता है? देखभाल। जब आप कभी बीमार पड़े होंगे तो आपकी परिचर्या कौन रही होगी? आपकी माँ या आपकी बड़ी दीदी, मतलब आपकी कोई देखभाल कर रहा होगा। आपको जुकाम हुआ होगा तो आपने स्वयं काढ़ा नहीं बनाया होगा, आपकी बहन या आपकी माँ बना के देती होगी। तो वो कौन हो गई? वो आपकी परिचर्या यानी कि सेविका। परिचर्या माने परिचारिका में सेविका, परिचर्या माने देखभाल करना, रोग की दशा में देखभाल करना, ठीक है। तो और प्राथमिक चिकित्सा, पहले तो ये ज्ञान देता है कि आपके घर में यदि कोई रोगी हो गया तो आप उसकी देखभाल यानी कि परिचर्या कैसे करोगे। मतलब एक परिचारिका आपको बनाता है कि रोगी की परिचारिका आप कैसे बनोगी, आप उसकी परिचर्या कैसे करोगी, उसकी देखभाल कैसे करोगे। और प्राथमिक चिकित्सा, आपको पता है कि डॉक्टर्स हमारे घर में नहीं बैठे हैं, कोई दुर्घटना होती है तो हमें डॉक्टर तक चल के जाना पड़ता है। कई बार दुर्घटना का स्वरूप ऐसा होता है कि अगर गृहिणी चतुर और विवेकशील है तो वो रोगी का, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की प्राण रक्षा कर सकती है। और अगर गृहिणी अविवेकी है, बुद्धिहीन है, तो हो सकता है रोगी की जान भी चली जाए। जैसे कोई यदि जल गया है, अगर एक विवेकशील गृहिणी है तो वो क्या करेगी? आग से जल रहा है तो क्या करेगी? आग बुझाने का प्रयत्न करेगी, उस पर कंबल डालेगी। लेकिन एक बुद्धिहीन गृहिणी क्या करेगी? उठा के बाल्टी पानी डाल देगी।
तो दोनों का क्या अंतर है? पानी डाल दिया तो आपने जीवन ले लिया और कंबल से उसको ढक दिया, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी, आग बुझ गई, तो हो सकता है वो बच जाए और आप प्राण रक्षा करने में सफल हो गए। तो ये कौन सिखाता है? प्राथमिक चिकित्सा गृह विज्ञान सिखाता है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? डॉक्टर जब नहीं, डॉक्टर के आने से पहले जो रोगी को चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है वही प्राथमिक चिकित्सा है। माने पहले डॉक्टर के आने से भी पहले रोगी की जो देखभाल की जाती है उसके प्राण रक्षा के लिए, वही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। तो गृह विज्ञान एक गृहिणी को अच्छी परिचारिका बनाता है ताकि वो रोगी की भली प्रकार परिचर्या कर सके, और प्राथमिक चिकित्सा का भी ज्ञान देता है जिससे वो अपने परिवार के, समाज के सदस्यों की प्राण रक्षा कर सके। अगला पॉइंट है मातृकला एवं बाल मनोविज्ञान। तो आपको पता है कि एक माता का जो उत्तरदायित्व है, ये जो जिम्मेदारी है, वो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो गृह विज्ञान में मातृकला का भी ज्ञान दिया जाता है कि कैसे एक माँ अपनी जैसे गर्भस्थ शिशु की देखभाल करे, बच्चा जन्म ले ले तो उसकी देखभाल कैसे करे, और बड़ा हो तो बाल मनोविज्ञान, क्योंकि कहा जाता है कि माँ ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है, तो माँ की जिम्मेदारी या उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस उद्देश्य से गृह विज्ञान में मातृकला और बाल मनोविज्ञान की भी जानकारी दी जाती है, जिससे कि एक माँ एक ऐसे बच्चे का निर्माण करे जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करे, जो अपना योगदान दे राष्ट्र निर्माण में। अगला पॉइंट है मनोविज्ञान। तो गृह विज्ञान में मनोविज्ञान की भी समझ विकसित की जाती है कि ताकि वो सामने वाले के व्यवहार को समझते हुए उसके अनुरूप व्यवहार कर सके। गृह प्रबंधन अगला पॉइंट है। तो एक गृहिणी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है गृह प्रबंधन में, यानी कि गृह की व्यवस्था में, और यह ज्ञान दिया जाता है कि एक गृहिणी कैसे अपने घर को चलाए। अगला पॉइंट है वस्त्र विज्ञान, सिलाई, कढ़ाई एवं कपड़ों की धुलाई और सुरक्षा। तो ये दायित्व तो महिला अच्छी प्रकार से कर सके, तो उसको वस्त्र विज्ञान की जानकारी, मतलब वस्त्र की कि कोई भी कपड़ा खरीदने से पहले उसमें कौन कौन सी परख करने के गुण होने चाहिए, कैसे वस्त्रों की क्वालिटी को परखें, और सिलाई, कढ़ाई और कपड़ों की धुलाई और उसकी सुरक्षा, क्योंकि कपड़ों की अगर धुलाई सही से ना की जाए, उसका ज्ञान नहीं है, तो अच्छे कपड़े, आपके कीमती से कीमती कपड़े पल भर में नष्ट हो सकते हैं। तो ये ज्ञान भी महिलाओं को दिया जाता है। फिर अगला पॉइंट है गणित एवं उपभोक्ता अर्थशास्त्र। एक महिला घर को चलाती है तो उसके लिए उसको बचत, विनियोग और कैसे हमें अपने पैसों को व्यय करना है, मतलब व्यय करना है कैसे, उनका कैसे हिसाब रखना है, कैसे बजट बनाना है, बजट बनाकर कैसे खर्च करें, और कैसे हम अपने पैसों को बचाएं, और बचाने के बाद हम उसको कैसे विनियोग मतलब जमा कहाँ करें कि जिससे हमारा पैसा बढ़ता रहे। पैसे को घर में नहीं रखना है, घर में रखना विनियोग नहीं कहलाता है। विनियोग मतलब निवेश, कि बैंक में, डाकघर में आप जमा कर दीजिए जिससे ब्याज भी मिले, खोने का, चोरी होने का कोई भय भी ना हो। अगला पॉइंट है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का भी ज्ञान इसमें दिया जाता है। गृह विज्ञान का क्षेत्र नागरिक शास्त्र तक भी पहुंचता है। कैसे? इसमें गृहिणी को उसके उत्तरदायित्वों, कर्तव्यों की जानकारी दी जाती है कि उसके कर्तव्य क्या हैं, है ना। अगला है समाज शास्त्र का ज्ञान। समाज शास्त्र तब भी इसका क्षेत्र व्यापक है कि हमको या गृहिणी को अपने परिवार के साथ, समाज के साथ कैसा व्यवहार करना है। फिर अगला पॉइंट है बागवानी। बागवानी का भी ज्ञान दिया जाता है। जैसे एक कुशल गृहिणी, उसकी नाली का पानी जो है वो नाली बहने की कहीं गुंजाइश नहीं है, नाली का पानी जो है बाहर इकट्ठा हो रहा है, तो ऐसे में एक कुशल गृहिणी क्या करेगी, वो नाली का पानी यूज करने के लिए छोटे छोटे सब्जियों के पौधे लगा सकती है और उस नाली के पानी को अलग अलग पौधों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, बांट सकती है। ऐसे पानी कम कम रहेगा, उन पौधों को भी सिंचाई मिलती रहेगी और पानी सूखता रहेगा और एक जगह गड्ढे में इकट्ठा नहीं होगा, उससे मच्छर नहीं पनपेंगे। तो ये सारा एक काम एक चतुर्गृहिणी, और वो सब्जियां, वो पौधे जो हैं वो सब्जियां देंगे, उससे उसकी अर्थव्यवस्था में भी लाभ मिलेगा, क्योंकि वो सब्जियां अगर घर में उगा रही है तो बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, बाहर से नहीं लाना है तो धन की बचत निश्चित रूप से होगी और बहुत शुद्ध अपने घर की सब्जियां भी खा सकती है। तो ये हो गया बागवानी। तो इतने सारे क्षेत्र हैं गृह विज्ञान के, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गृह विज्ञान का क्षेत्र कितना व्यापक है। अगला पॉइंट आता है गृह विज्ञान की प्रकृति। प्रकृति मतलब उसकी क्या विशेषता है। गृह विज्ञान कला है कि विज्ञान है,
तो ये मन में उठता है कि गृह विज्ञान को क्या कहें, कला के विज्ञान। तो गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। कैसे? गृह विज्ञान एक कला के रूप में। तो आप लोगों को पता है कि गृह विज्ञान में तमाम प्रकार की कलाएं विकसित कराई जाती है इस विषय के अंतर्गत। जैसे भोजन पकाना एक कला है, भोजन परोसना भी एक कला है कि सुसज्जित ढंग से कैसे भोजन परोसे कि अगर भूख नहीं है या खाने वाले का मन नहीं है या रोगी है कोई, रोगी अमूमन खाना पसंद नहीं करता, उसका टेस्ट खराब हुआ रहता है तो खाना नहीं पसंद करता, तो उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए खाने से भागता रहता है। लेकिन ये कुशल गृहिणी को कला क्या है कि वो इतना खूबसूरत ढंग से, इतना व्यवस्थित ढंग से भोजन परोसे कि भोजन नहीं करने की इच्छा है तब भी भोजन करने की इच्छा हो जाए। ये नहीं कि दाल भी, चावल भी, सब्जी भी, रोटी भी मिला के ही तो खाना है, चलो एक ही साथ परोस दिए, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो गृह विज्ञान एक कला है क्योंकि इसमें भोजन परोसने की कला, गृह सज्जा माने घर की साज सज्जा कैसे करें, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पुष्प सज्जा, तमाम कलाओं के बारे में ज्ञान दिया जाता है। इसलिए गृह विज्ञान एक कला है और गृह विज्ञान एक विज्ञान भी है। तो विज्ञान के रूप में कैसे? तो हमने इससे पहले भी चर्चा किया कि गृह विज्ञान में गृह विज्ञान विज्ञान कैसे है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि हमारे घरेलू मतलब जैसे घरेलू भौतिकी यानी कि हमारा प्रेस, हमारा हीटर, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बर्तन धोने की मशीन, वैक्यूम क्लीनर, कारपेट स्वीपर, ये सब भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं। और घरेलू रसायन जैसे कि कपड़े में हम कौन सी गोली लगा के रखें जिससे कीड़े मकोड़े ना खाएं, घर उतरें, और किस तरह से हम कीटाणुनाशन करें ना। तो ये सब बातें घरेलू रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। जीव विज्ञान तो पूरा शरीर रचना विज्ञान आपका जीव विज्ञान पर ही आधारित है। आहार एवं पोषण विज्ञान भी कि क्या खाएं, कौन कौन से पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों की जानकारी, सारा कुछ गृह विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है। और यह पक्ष जो है यह इसका विज्ञान पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह गृह विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों है। अगला आता है गृह विज्ञान का महत्व। गृह विज्ञान हम क्यों पढ़ें, गृह विज्ञान पढ़ने से क्या लाभ होता है। तो इसमें क्या पहला पॉइंट है कि भावी जीवन को सुखमय बनाना। गृह विज्ञान क्या करता है? भावी जीवन को यानी कि भविष्य को सुखमय बनाता है। जब एक बच्चे को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाती है तो पढ़ लिख करके आगे का जीवन सुखमय बनता है। कैसे? कि वह एक कुशल गृहिणी, कुशल पत्नी, कुशल माँ बन सके, इसीलिए गृह विज्ञान पढ़ाया जाता है। तो वह अगर वो कोई भी बालिका वो कुशल पत्नी, कुशल गृहिणी, कुशल माँ बनती है तो जाहिर सी बात है उसका जीवन सुखमय होगा। सामाजिक एवं पारिवारिक अनुकूलन, तो इससे क्या होता है कि हमने पहले भी बताया कि इसमें हम परिवार के साथ कैसे व्यवहार करें और समाज के साथ कैसे व्यवहार करें, ये सिखाया जाता है। तो अच्छा अगर और निश्चित रूप से अगर ज्ञान है तो परिवार और समाज से अनुकूलन अच्छा रहेगा। फिर रहन सहन के स्तर में सुधार, तो इस विषय के अंतर्गत ऐसे इतना ज्ञान दे दिया जाता है कि निश्चित रूप से एक कुशल गृहिणी अपने रहन सहन के स्तर में सुधार कर लेती है। अगला बालिकाओं का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण का विकास कैसे? इतना ज़्यादा हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो ये शारीरिक विकास तो करता है क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है कि हम क्या खाएं, क्या पहने, कैसे रहें, किस किस एज में कौन कौन सा हम पोषण, भोजन, ये सब में तो ये सब की जानकारी दी जाती है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक हर प्रकार का विकास होता है। तो ये कह सकते हैं कि बालिकाओं का सर्वांगीण विकास गृह विज्ञान के अध्ययन से होता है। अगला है घरेलू समस्याओं का समाधान। तो हमने पहले भी बताया कि कुशल गृहिणी अपनी घरेलू समस्याएं किसी भी प्रकार के हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, आकस्मिक हैं, दुर्घटना है, कुछ भी है, तो एक समझदार, एक गंभीर, एक जो है साहसी गृहिणी अपनी घरेलू समस्याओं का समाधान बड़े धैर्य के साथ करती है और अपने परिवार में अपने मुखिया को सहयोग देती है। व्यावसायिक क्षेत्र में पाठकों की प्रगति सबसे महत्वपूर्ण। लोगों को लगता है गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है, महत्वहीन विषय है, और जिनको कुछ नहीं आता वो गृह विज्ञान पढ़ते हैं, है ना। जो मानसिक रूप से, समाज में क्या धारणा, जो मानसिक रूप से कमजोर हैं वो गृह विज्ञान पढ़ते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि गृह विज्ञान से ज़्यादा उपयोगी जीवन से जुड़ा हुआ कोई विषय मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान बहुत सारे विषय पढ़े, मगर मुझे गृह विज्ञान जितना जीवन से जुड़ा हुआ समझ में आया, बहुआयामी हर पक्ष से जुड़ा हुआ है, उतना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यदि एक बालिका गृह विज्ञान पढ़ करके संपूर्णता में अपने जीवन में उसको
उतार ले तो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी क्षेत्र में परेशानी आएगी। और रही बात व्यवसायिक क्षेत्र की, तो तमाम प्रकार के व्यवसाय उपलब्ध कराता है। सबसे पहले कि गृह विज्ञान पढ़ करके कोई गृह विज्ञान विषय की शिक्षिका बन सकती है कोई भी बालिका, या फिर वो किसी भी जगह होटल या फिर किसी भी हॉस्पिटल में आहार एवं पोषण विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हो सकती है। सिलाई कढ़ाई के क्षेत्र में वो अपना करियर बना सकती है। बागवानी के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ पर वो अपने स्थान को सुनिश्चित ना कर सके। तो मान लीजिए वो आंगनबाड़ी हो गया, समाज सेविका हो गया, या फिर परिवार नियोजन परामर्शदात्री के रूप में किसी भी सेक्टर में अपना करियर बना सकती है एक गृह विज्ञान पढ़ी हुई बालिका या फिर बालक, क्योंकि बालकों के लिए भी गृह विज्ञान विषय है। ऐसा नहीं है कि केवल बालिकाएं ही पढ़ती हैं। तो गृह विज्ञान पढ़े हुए विद्यार्थी कहें तो ठीक रहेगा। तो किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो व्यवसाय के क्षेत्र में भी इसकी महत्ता कम नहीं है। तो ओवरऑल हमने संपूर्ण अध्ययन में ये जाना कि गृह विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है, इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। आज की क्लास यहीं तक। आप आशा करते हैं कि आप लोग घर पर काम करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ा दिया गया तो हम बस देख लिए और कुछ नहीं। हो सके तो इसको अगर साफ दिख रहा है तो लिखते भी चलेंगे, पॉइंट इसका नोट करते चलेंगे, ये आपके लिए अच्छा होगा ना। कि ये नहीं कि लेटे हैं और सुन रहे हैं, ये लेटे लेटे सुनने का कोई तरीका नहीं होता। बैठ कर सुनिए और उसको लिखिए, सारा पॉइंट दिख रहा होगा उसको लिखिए। ये आपका घर का काम है, क्योंकि जितना मेहनत टीचर करता है उससे ज़्यादा आपको करना चाहिए। ये नहीं कि लेटे लेटे सुन लिया हो गया। टीचर से ज़्यादा मेहनत आपको करना है। नहीं करना है ज़्यादा मेहनत तो बराबर ही कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।